वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम के थियोरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 11th वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम लाशादालीय नियम को स्पष्ट करेंगे। इससे पहले जो हमने अपने 10th वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसमें हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंतर्गत उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को डिस्कस किया है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम को डिस्कस किया है, अनुपातिक क्रिया नियम के क्या अनुप्रयोग हैं उनको वहां पर हमने समझाया है, और साथ ही केसी और केपी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको हमने स्पष्ट किया है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप हमारे ये वीडियो पार्ट्स, जिसको कि हमने नंबर वाइज 1, 2, 3, 4 दिया है, एक बार आप अवश्य देखिएगा। आइए लाशादालीय नियम को स्पष्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, लाशादालीय नियम फ्रांस के वैज्ञानिक लाशादालीय ने रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में भौतिक कारक, ताप, दाब, सांद्रता आदि के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए दिया। यदि इस नियम की बात करें तो आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के भौतिक कारक जैसे कि ताप, दाब, सांद्रता में परिवर्तन करने पर रासायनिक साम में उस ओर विस्थापित होता है जिस ओर किए गए परिवर्तन का प्रभाव निरस्त होता है। तो सामने आप जो लाशादालीय का नियम देख रहे हैं, इस नियम में हम कुछ शब्दों को समझेंगे, उनको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूं और एक एक करके इसको हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे। इस नियम में एक हमको समझना है कि ये भौतिक कारक क्या होते हैं। यदि इन भौतिक कारकों में परिवर्तन किया जाता है तो रासायनिक साम में क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तन का मतलब क्या है, और ये परिवर्तन करने पर रासायनिक साम किस ओर विस्थापित होगा। तो यहाँ पर मैंने ये 3 शब्द यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। इन 3 शब्दों का हम यहाँ पर अर्थ समझेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि लाशादालीय का नियम रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है। रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती हैं, इसको हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में समझाया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन शब्दों को समझने से पहले एक बार आप हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंतर्गत उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाया है, उसको आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा, जिससे कि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए लाशादालीय के नियम में आने वाले पहले शब्द भौतिक कारक को स्पष्ट करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, भौतिक कारकों को हम फिजिकल फैक्टर कहते हैं। भौतिक कारक वह कारक होते हैं जिनको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का अर्थ होता है हम इनको घटा भी सकते हैं, इनको हम बढ़ा भी सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया ताप से बहुत प्रभावित होती है। ताप रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, दोनों ही काम ये कर सकता है। तो ताप एक ऐसा फैक्टर है, टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जिसको कि हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम उसको घटा भी सकते हैं, उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य भौतिक कारक आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, जैसे कि दाब, दाब को हम घटा भी सकते हैं और हम बढ़ा भी सकते हैं। इसी प्रकार से सांद्रता, सांद्रता का अर्थ होता है कि उत्पादों की मात्रा बढ़ा देना या फिर अभिकारकों की मात्रा में वृद्धि कर देना। इनको कम करने से भी हम बता सकते हैं कि साहब अभिकारकों की सांद्रता हमने कम कर दी है या उत्पादों की सांद्रता हमने कम कर दी है। तो आप जानते हैं यदि हम अभिकारकों की सांद्रता अधिक कर देते हैं तो अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर विस्थापित हो जाती है। इसी प्रकार से यदि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि कर दी जाती है तो रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया पश्चिम दिशा में अर्थात बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित हो जाती है। इसी प्रकार से उत्प्रेरक भी एक ऐसे फैक्टर हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो इन सब भौतिक कारकों का प्रभाव हम लाशादालीय के नियम से स्पष्ट करेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, भौतिक कारक या फिजिकल फैक्टर वह कारक या फैक्टर होते हैं जिनको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हम बढ़ा भी सकते हैं, इनको हम कम भी कर सकते हैं, अर्थात इनमें वृद्धि भी की जा सकती है और इनमें कमी भी की जा सकती है। आइए लाशादालीय के नियम में अन्य जो हमने शब्द हाईलाइट किए हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक शब्द हमने हाईलाइट किया है परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ होता है चेंज करना। चेंज करने का तात्पर्य है या तो हम किसी उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि कर देते हैं या फिर हम उसमें कमी कर देते हैं। तो चेंज का मतलब है, परिवर्तन का मतलब है अधिक करना या फिर कम करना। या तो आप ताप अधिक कर दीजिए या आप ताप कम कर दीजिए, तो इसको हम परिवर्तन कहते हैं।
नेक्स्ट शब्द जो हमने वहां पर हाईलाइट किया है वह है उस ओर। उस ओर का तात्पर्य है यदि आप रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक कारकों में परिवर्तन करेंगे अर्थात उनको कम करेंगे या अधिक करेंगे तो रासायनिक साम या तो अग्र दिशा की ओर विस्थापित होगा जिसको कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, या फिर पश्च दिशा की ओर विस्थापित होगा जिसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। यही वस्तुतः हमारा इस नियम का महत्व है कि लक्षतालीय के नियम के द्वारा हम ये देखते हैं कि यदि हम किसी भौतिक कारक में परिवर्तन कर देंगे तो रासायनिक साम किस ओर विस्थापित होगा, और यही हमको इससे पता लगाना है कि रासायनिक साम्य में क्या परिवर्तन होता है। यदि रासायनिक साम्य अग्र दिशा की ओर विस्थापित होता है तो हम कह सकते हैं उत्पादों में वृद्धि होगी, उत्पाद हमें अधिक मिलेंगे। यदि रासायनिक साम्य पश्च दिशा में विस्थापित होता है तो हम कह सकते हैं कि अभिकारकों में वृद्धि होगी, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होगी, अभिकारक हमें अधिक मिलेंगे। तो निश्चित ही यदि हम कोई रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक कारक में परिवर्तन करते हैं तो हम इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, अर्थात कोई भी भौतिक कारक हम इस प्रकार से कम या अधिक करेंगे कि वह अग्र दिशा में ही विस्थापित हो और हमें उत्पाद अधिक से अधिक मिले। तो हमारी जो यहाँ पे कंडीशंस होंगी वह रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को अग्र दिशा में विस्थापित करने के लिए होंगी। और हम कौन कौन से परिवर्तन कर सकते हैं, ताप बढ़ाएं या घटाएं, उत्पादों की सांद्रता बढ़ाएं या घटाएं, या अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दें या घटा दें, जिससे कि हमें उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। यही हमारा इस लक्षतालीय नियम का महत्व है। आइए इसके कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं कि किस प्रकार से लक्षतालीय के नियम की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि रासायनिक साम्य किस ओर विस्थापित होगा। आइए एक एक करके लक्षतालीय के नियम पर भौतिक कारकों के परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमने यहाँ पर लिया है वह है सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, साम्यावस्था पर बाहर से कोई अवयव कुछ भी हो सकता है, अभिकारक या उत्पाद मिलाने पर साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिस ओर उस अवयव की खपत होती है। खपत का मतलब, खपत का यहाँ पर अर्थ है कि उस पदार्थ का इस्तेमाल हो जाता है, वह पदार्थ उपयोग में आ जाता है। तो हम इस तथ्य से ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा, जबकि उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य पश्च दिशा में विस्थापित होगा। निश्चित ही यदि आप किसी रासायनिक साम्य में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं अर्थात उनको बाहर से मिला देते हैं तो सदैव रासायनिक साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा और हमको उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। इसको आप एक सामान्य एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यदि आप कोई पदार्थ बना रहे हैं और उसमें आप अभिकारकों की मात्रा बढ़ाते हैं तो उत्पाद अधिक मात्रा में मिलेंगे। आइए लक्षतालीय के नियम पर दाब परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, आदर्श गैस समीकरण PV = nRT। यहाँ पर P दाब है, V आयतन है, N मोलों की संख्या, R रेडबर्ग नियतांक और T परम ताप है। किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के लिए मोलों की संख्या अर्थात N, रेडबर्ग नियतांक और परम ताप कांस्टेंट होते हैं। तो और कांस्टेंट, इन तीनों कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हमने एक नियतांक के रूप में लिख रखा है, तो हम कह सकते हैं PV = नियतांक, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं P व्युत्क्रमानुपाती V। इसका तात्पर्य ये है कि रासायनिक साम्य में यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो साम्य उस ओर परिवर्तित होता है, विस्थापित होता है जिस ओर आयतन में कमी होती है। आप देख सकते हैं दाब में और आयतन में एक दूसरे के विपरीत संबंध है। यही हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दाब बढ़ाने पर रासायनिक साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिस ओर आयतन में कमी होती है। आइए कुछ उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को जनरली स्टडी करते हैं। सामने मैंने एक रिएक्शन A = B + C लिख रखी है। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यदि आप अग्र दिशा में देखें तो इस तीर के राइट हैंड साइड में अग्र दिशा है और इस तीर के लेफ्ट हैंड साइड में पश्च दिशा है। पश्च दिशा की ओर अभिकारक A है और जबकि अग्र दिशा की ओर उत्पाद B और C है। तो यहाँ पर हमने अभिकारकों का एक आयतन ले रखा है जबकि उत्पादों का दो आयतन है, एक आयतन B का और एक आयतन C का। तो हम कह सकते हैं कि अग्र दिशा की ओर आयतन में वृद्धि हो रही है और पश्च दिशा की ओर आयतन में कमी हो रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल अग्र दिशा की ओर दो आयतन है। यदि हम इस उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया का दाब बढ़ाएंगे तो साम्य उस ओर विस्थापित होगा जिस ओर आयतन में कमी हो रही है। तो निश्चित ही पश्च दिशा की ओर आयतन में कमी हो रही है, पश्च दिशा में एक आयतन है, तो हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर
रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया पश्च दिशा में विस्थापित होगी। एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। सामने यहाँ पर अभिकारकों के आयतन 2 हैं, जबकि उत्पादों के आयतन भी 2 हैं, बी का एक आयतन और सी का एक आयतन। तो अग्र दिशा की ओर टोटल एक आयतन बी का और एक आयतन सी का, कुल मिलाकर के 2 आयतन उत्पादों के हैं, जबकि पश्च दिशा में 2 आयतन अभिकारकों के हैं। यदि इस रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दाब में वृद्धि करते हैं तो रासायनिक साम उस ओर विस्थापित होगा जिस ओर आयतन में कमी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि जितना आयतन अग्र दिशा में है उतना ही आयतन पश्च दिशा में है, अर्थात इस रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक अन्य अभिक्रिया A+B=C, इस पर हम दाब परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। अग्र दिशा की ओर एक आयतन है, जबकि पश्च दिशा की ओर एक आयतन और एक आयतन, कुल मिलाकर के 2 आयतन है। यदि इस रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का दाब में वृद्धि की जाएगी तो रासायनिक साम उस ओर विस्थापित होगा जिस ओर आयतन में कमी होती है। और चूंकि अग्र दिशा की ओर आयतन में कमी होती है तो हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर रासायनिक साम व्यवस्था अग्र दिशा की ओर विस्थापित होगी। तो विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा आपने दाब के प्रभाव को स्पष्ट किया, और यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए ताप के आधार पर रासायनिक साम्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको स्पष्ट करते हैं। इस टॉपिक को देखने से पहले एक बार आप हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6 देखिएगा, जिसमें कि हमने ताप के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण किया है कि ताप के आधार पर अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं जिनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं जिनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं। ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने का तरीका ये है A+B=C+D+X कैलोरी, और ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने का तरीका A+B=C+D-X कैलोरी। और अधिक स्पष्ट करने के लिए आप हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6 अवश्य देखिएगा। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, ताप वृद्धि का प्रभाव करने पर साम उस ओर विस्थापित होता है जिस ओर ताप वृद्धि का प्रभाव निरस्त होता है, अर्थात ताप में कमी होती है। यदि हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप में वृद्धि करते हैं तो साम में पश्च दिशा में विस्थापित होता है, और यदि हम ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं में ताप में वृद्धि करते हैं तो साम में अग्र दिशा में विस्थापित होता है। और कुछ बातें आपको 6 वीडियो लेक्चर को देख करके समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई कठिनाई रहती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। आइए रासायनिक साम्य पर उत्प्रेरक मिलाने के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं उनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अल्प मात्रा में ही काफी होते हैं। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यदि हम किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त करते हैं तो जिस प्रकार से वह अग्र अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं, उसी प्रकार से पश्च अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि या कमी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक मिलाने पर रासायनिक साम्य अपरिवर्तित रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए रासायनिक साम्य पर अक्रियाशील गैस मिलाने का क्या प्रभाव होता है उसको स्पष्ट करते हैं। अक्रियाशील गैस वह गैस होती हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, ना तो वह अभिकारकों से क्रिया करती हैं और ना ही उत्पादों से अभिक्रिया करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अक्रियाशील गैसें ना तो अभिकारकों की सांद्रता में कोई परिवर्तन करेंगी, ना ही उत्पादों की सांद्रता में कोई परिवर्तन करेंगी, अर्थात अक्रियाशील गैस मिलाने पर रासायनिक साम्य अवस्था अप्रभावित रहेगी। इसी प्रकार से यदि अक्रियाशील गैस मिलाने पर यदि अभिक्रिया का आयतन बढ़ जाता है या फिर दाब कम हो जाता है तो हम फिर उसकी स्टडी दाब परिवर्तन के आधार पर करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर रश्मिदाली नियम के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ रश्मिदाली रूल्स की स्टडी करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ कठिनाई है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।